सबसे बड़ी खबर ये है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से एक बार फिर नैब कानून में 3 मेजर तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। एक जो नैब कानून में तरमीम की गई है वो उन नौसरबाज़ों के लिए, फ्रॉडियों के लिए बुरी खबर हो सकती है जो 6 अक्टूबर के रेफरेंस के बाद एहतसाब अदालतों से बरियत की इस्तदा कर रहे थे। दूसरी जो मेजर तब्दीली की गई है 6 अक्टूबर में जिस तरह से हुकूमत की तरफ से लिख दिया गया था कि चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ अगर कोई रेफरेंस आएगा, मिसकंडक्ट का कोई एलिगेशन लगेगा तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बाख्तियार होगी। इसी तरीके से मौजूदा जो चेयरमैन नैब है उनका एक मुबैना वीडियो स्कैंडल है, उस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल समाअत कर रही थी। तो 6 अक्टूबर के उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को वफाकी हुकूमत की तरफ से तब्दीली सरकार की तरफ से बाख्तियार बना दिया गया था कि मौजूदा चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ जो मुबैना वीडियो स्कैंडल का रेफरेंस है उस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अब इस कानून को भी तब्दील कर दिया गया है। तीसरी जो तब्दीली की गई है, जो ज़र ज़मानत का एक नया प्रोविज़न जो है वो नैब कानून में शामिल किया गया था, उस ज़र ज़मानत के प्रोविज़न को भी जो है इस नए ऑर्डिनेंस में जो कि 31 अक्टूबर को गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया, उसको भी तब्दील कर दिया गया है। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो चेयरमैन नैब के हवाले से जो रेफरेंस था, इसमें जो 6 अक्टूबर को रेफरेंस जारी किया गया था उसमें बड़ी लड़ाई देखने को मिली थी। भरपूर कोशिश की थी अटॉर्नी जनरल ने कि आर्टिकल 209 के तहत जिस तरीके से जजेस के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई करती है, इसी तरह से चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई करने का अख्तियार है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास होना चाहिए। तो ज़ुल्करनैन इकबाल, आप ये बताएं, पहले तो आपको वेलकम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि सवाल तो मैंने पुट कर दिया है, क्या समझते हैं कि इस प्रोविज़न को क्यों तब्दील किया गया? जो कानून में इबाहम था उसे तो जो है वो बदल दिया गया था और कानून को वाज़े कर दिया गया था कि चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ कोई भी रेफरेंस आएगा तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई करेगी। अब तो इस तरमीम के ज़रिए ना सिर्फ ये लगता है कि मौजूदा चेयरमैन नैब को NRO दे दिया गया है जो उनका मुबैना तौर पर वीडियो स्कैंडल है, बल्कि इसके साथ साथ एक बार फिर हुकूमत ने कानून को वाज़े करने के बजाय उसमें बड़ा इबाहम दोबारा से पैदा कर दिया है। देखिए, कानून में इबाहम हमेशा इसलिए रखा जाता है कि कुछ अपने आप को या किसी न किसी बंदे को फ़ायदा पहुँचाया जाए। इसका फ़ायदा हमेशा जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो मुल्ज़िमान को ही मिलता है। कानूनी इबाहम होने का शक का फ़ायदा उन्हें मिलता है। ये तो एक जनरल बात है। अब आते हैं मौजूदा तरमीम की तरफ। जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का फोरम 6 अक्टूबर के ऑर्डिनेंस में दिया गया था वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की ही हिदायत के ऊपर दिया गया था। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से वीडियो स्कैंडल में पूछा गया कि जी ये तरीक़ाकार तो है कि जज को हटाने वाला, यानी कि मिसकंडक्ट हो या फिज़िकली या मेंटली कैपेसिटी ऐसी ना रह जाए या सेहत ऐसी ना हो कि बंदा बतौर जज काम कर सके, ये 2 ग्राउंड्स हैं जज को हटाने के लिए। अब ग्राउंड्स तो ये बन गए, हटाएगा कौन सा फोरम? क्योंकि जुडिशल कौंसिल खाली हाजिर सर्विस जजेस के लिए है, रिटायर्ड जजेस के ऊपर उसका इतलाक नहीं होता या किसी और के ऊपर। इसलिए जो ऑडिटर जनरल हैं उनके जो कानून है अपॉइंटमेंट का, उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हटाएगी। चेयरमैन नैब वाले में सिर्फ तरीका लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने वाला होगा, फोरम नहीं लिखा गया था। जुडिशल काउंसिल ने क्या जी फोरम क्या होगा, तो कानून वाजे करें। अटॉर्नी जनरल से कहा। अटॉर्नी जनरल ने बात की प्राइम मिनिस्टर से और फिर जो ऑर्डिनेंस आया उसमें बात अटॉर्नी जनरल ने शामिल करवाई भी। कहा तो उन्होंने कहा जी मैं जवाब दूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिसके सरबराह चीफ जस्टिस और 5 सीनियर जजेस उसके मेंबर होते हैं, तो मैं उस फोरम को जवाब दूँ तो मैंने उन्हें क्या बताना है कि हमने कानून में क्या तरमीम की है, क्या वाजे की है। इसलिए आर्टिकल 209 को शामिल किया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चेयरमैन नैब को हटा सकेगी इंक्वायरी के बाद, जैसे जजेस को हटाती है। अब जो नया ऑर्डिनेंस आया 25 दिन के बाद, यानी कि कल छुट्टी के दिन जिसको जारी किया गया है, छुट्टी वाले दिन जारी होने वाले ऑर्डिनेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। यानी कि जो चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने के लिए वो सर से पाँव तक वाली एक वीडियो का रेफरेंस आया हुआ था, वो सर से पाँव तक NRO हो गया और सर से पाँव तक वो रेफरेंस अब गैर मौसर हो गया। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का क्योंकि इख्तियार ख़त्म हो गया, इसलिए काउंसिल अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। तो चेयरमैन नैब अब वीडियो स्कैंडल से तकरीबन समझ लेके बरी हो गए कि जब वो केस ही यहाँ से ख़त्म हो जाना है, इनका इख्तियार नहीं रहना। अब अगली बात ये नहीं तो कौन? अगर जुडिशल काउंसिल नहीं करेगी तो चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कानून तो वाज़ेह नहीं है, कानून में कुछ नहीं लिखा। ये क्या कि सदर हटा सकता है उस कंडक्ट के ऊपर। अब कंडक्ट हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है या नहीं, ये तयन कौन करेगा? कोई फोरम कानून में नहीं दिया गया। जो 21 साल से नैब का चल रहा था कानून, 21-22 साल से मुबहिम कानून चला था, वही मुबहिम कानून दोबारा से अब गवर्नमेंट ने बहाल कर दिया। इससे आपको ज़ुल्करनैन नहीं लगता कि अपोजिशन की तरफ से एलिगेशन लगाया जाता है? हम इल्ज़ाम की बात कर रहे हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ है, तो पहले तो जिस तरह से अख्तियार सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को दे दिया गया था वो इल्ज़ाम तकरीबन धुल गया था कि हुकूमत उस वीडियो स्कैंडल पर चेयरमैन नैब का दिफा नहीं करना चाहती। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जाने, चेयरमैन नैब जाने, लेकिन जो कानून को अब तब्दील कर दिया गया है और दोबारा से इबाहम पैदा कर दिया गया है,
तो एक तो ये NRO हो गया, तो दूसरा उस इल्ज़ाम को भी कि आप समझते हैं तक़वियत मिलेगी कि हुकूमत जो है वो चेयरमैन नैब को इस वीडियो स्कैंडल से बचाना चाहती है? देखिए, तक़वियत तो इल्ज़ाम को ज़ाहिर है मिलेगी, लेकिन एक चीज़ इसमें मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊँ। ये बड़ा कानूनी नुक्ता था जो हमारे बहुत से एहतसाब अदालत के रिपोर्टर्स थे, उन्होंने भी जब ये खबर फाइल की उनको भी नहीं समझ आई थी। हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, यहाँ पे मैं था, एक दो और थे जो इस चीज़ को थॉरली फॉलो कर रहे थे, जो लॉ मिनिस्ट्री भी कवर करते हैं। तो ये पॉइंट हमें नज़र आ गया कि यार ये तो बहुत बड़ा इन्होंने खांचा मार दिया बीच के अंदर। अब इतने टेक्निकल चीज़ जो 90% मीडिया के लोग जो इसको कवर करते हैं उनको भी समझ नहीं आई थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी टेक्निकलिटी इमरान खान साहब को भी समझ आई होगी कि इतनी बारीक वारदात जो फ़रोग नसीम साहब ने डाली है, क्योंकि सदर अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करते। हालांकि जब वो पुराना ऑर्डिनेंस 6 अक्टूबर वाला बन रहा था, इसी नुक्तों के ऊपर बड़ी आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, 2-2, 3-3 बजे तक, रात तक इजलास चलते रहे। 2 बजे तक ये फटा जब एक्सट्रीम पे पहुंच गया अटॉर्नी जनरल और चेयरमैन अटॉर्नी जनरल और फ़रोग नसीम साहब का, उसके ऊपर फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा था हाँ अभी रात को 2 बजे प्राइम मिनिस्टर के पास चलते हैं, उनसे जाके बात करते हैं, वो बताएंगे कि क्या करना है। उन्होंने कहा था मैंने फेस करना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, मैंने जवाब देना है, आप फोरम को वाजे करें। और फिर जब बात प्राइम मिनिस्टर की आई, फ़रोग नसीम साहब ने देखा कि अटॉर्नी जनरल प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, तो वहाँ तो मेरी बेइज्जती हो जानी है, लेकिन अब ये उन्होंने ऐड कर दिया। अब खामोशी से उन्होंने ये वारदात डाल दी। खामोशी से इस तरह से, क्योंकि शहर इक़्तिदार में तो जो लोग थे, लॉ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर वगैरह मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल यहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो लगता यह है कि उनकी अदम दस्तयाबी, उनके इस्लामाबाद में गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाया गया है। और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद इस कानून को दोबारा से चेंज करके आर्टिकल 209 को शामिल कर लिया जाए। अच्छा, लेकिन NRO मुल्ज़िमान के लिए भी है? नहीं, मुझे ये बताएं कि 2 मेजर बाकी तब्दीलियाँ कौन सी हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। एक NRO इसमें मुल्ज़िमान के लिए भी है। 1999 से जब नैब ऑर्डिनेंस आया, तब 1985 से इसका इतलाक़ होता है, तब से लेके अब तक, मतलब 6 अक्टूबर तक ये एक नाकाबिल ज़मानत जुर्म होता था। एहतसाब नाकाबिल ज़मानत जुर्म का मतलब है कि जो ट्रायल कोर्ट है, एहतसाब अदालत है, वो ज़मानत नहीं दे सकती थी, उसको इख्तियार ही नहीं था। हाई कोर्ट में आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ज़मानत दी जाती थी, और सुप्रीम कोर्ट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। अब 6 अक्टूबर को इसको काबिल ज़मानत जुर्म बनाया गया, यानी कि एहतसाब अदालत अब ज़मानत दे सकती है 6 अक्टूबर। लेकिन उसमें एक फंदा तो ये रखा गया था ना कि जितनी करप्शन उतने पैसे देने पड़ेंगे। जैसे अगर किसी पे 200 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम है तो वो 200 अरब का बॉन्ड देगा। बॉन्ड का मतलब है कि 200 अरब मालियत की कोई चीज़ रखवाएगा गिरवी किसी बंदे से, जो उसका जामिन होगा कि यार ये बंदा नहीं भागेगा। लेकिन अब तो ये भी तब्दील कर दिया गया। अब ये तब्दील करके कर दिया गया एहतसाब अदालत तयन करे, यानी कि जैसे कत्ल और दीगर मुल्ज़िमान को 50,000 रुपये में, लाख रुपये में, 2 लाख में, 10 लाख के बॉन्ड के ऊपर बेल मिल जाती है। अब एक गांव का घर भी 2 मरले का जो है ना 10 लाख से कम का नहीं होता कीमत का। तो अब ये एक ना उनको भी मिलेगी, आसानी मुल्ज़िमान के लिए हो गई है। बेल लेना बहुत आसान कर दिया गया है इस नए अमेंडमेंट के तहत कि लाख 2 लाख रुपये के में चल के दें, बेल लें आराम से, क्योंकि अब तो बेलेबल ऑफेंस हो गया। अच्छा, 6 अक्टूबर के ऑर्डिनेंस में जो पब्लिक एट लार्ज की प्रोविजन थी उसे भी निकाल दिया गया था, और देखा गया एहतसाब अदालतों में जिस तरह से B4 कंपनी का एक मुबैना तौर पे 116 रुपये का स्कैंडल सामने आया, उन ऐसे केसेस के मुल्ज़मान ने भी बरियत की दरखास्तें एहतसाब अदालतों में दायर करना शुरू कर दी थी। लेकिन एक अच्छी ये बात की गई है, जो कि बुरी खबर है उन फ्रॉडियों के लिए, नौसरबाजों के लिए, कि उनको दोबारा से इस कानून में शामिल कर लिया गया है। अच्छा देखिए, इसमें भी फटा पड़ा था फ़रोग नसीम साहब का और अटॉर्नी जनरल साहब का। इसमें भी अटॉर्नी जनरल कह रहे थे यार जो पब्लिक के साथ चीटिंग हो रही है हाउसिंग सोसाइटीज़ में, मुजारबा में, फ्रॉड में, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, तो इसको ना निकालें। फ़रोग साहब ने इसको निकाल दिया था, लेकिन जितना इम्पैक्ट आया, नैब की जानिब से ख़त लिखे गए, खुद अपने तफ्तीशी अफसरान की जानिब से DGs को, DGs ने चेयरमैन को कहा, फिर वजारत कानून में बात आई, प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुँची, और फिर बिला आखिर वो अटॉर्नी जनरल की ये बात मानी गई और चीटिंग पब्लिक एट लार्ज को वापस कानून में शामिल किया गया। अब जितने भी फ्रॉडिये थे हाउसिंग सोसाइटी के नहीं, तो लेकिन जब 6 अक्टूबर का ऑर्डिनेंस जारी किया गया, बात तो मान ली गई अटॉर्नी जनरल की, लेकिन ऑर्डिनेंस जारी करते उस बात को फिर निकाल दिया गया। उसे निकाल दिया गया था, अब फिर उसको शामिल कर दिया गया। अब उसको शामिल किया गया कि वो अब सारे मुल्ज़िमान पे नैब का दायरा इख्तियार रहेगा, जो केसेस नैब में चल रहे हैं वो नैब में रहेंगे। नैब ने जहाँ बहुत सारे गलत काम किए वहाँ अच्छा काम एक ये किया, हाउसिंग सोसाइटीज़ के और फ्रॉड के, डबल शाह टाइप के बहुत से मुल्ज़िमान थे, मतलब जिनसे रिकवरियाँ करके जो लोग हैं मुतासरीन हैं उनको पैसे दिए गए थे। ये एक अच्छी चीज़ है नैब की। अब वो दोबारा से नैब में है तो फिर एक उम्मीद है। क्या समझते हैं कि नैब के कानून में इस तरह की जल्दबाजी में तरमीम क्यों की जा रही है, जो उल्टा हुकूमत के गले पड़ रही हैं? देखिए, बस बात ये है कि अब जिनसे एक ऑर्डिनेंस सही नहीं बन रहा, ये वो लोग हैं जिनसे वो आर्मी चीफ वाला की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन नहीं बन रहा था। 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन वापस भेजा, खुद आर्मी चीफ को आके यहाँ बैठना पड़ा। अब आर्मी चीफ का काम तो नहीं है वो ड्राफ्ट्समैन को बैठ के एक लफ्ज़ ठीक करवाए। अब यहाँ नालायकी का आलम यह, वजारत कानून में खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटर्न ऑर्डर्स हैं, एक पिछले साल नवंबर का
और एक इसी साल मार्च का कि कायम मकाम सेक्रेटरी कानून से अब काम चला रहे हैं, जो इडाकिज़म नहीं चलेगा, मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून तैनात करें। लेकिन क्योंकि वो फ़रोग़ नसीर इस्लाम के चाहते हैं, राजा नईम अकबर साहब वो बैठे हुए हैं आराम से, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स को भी जो है ना वो फ्लाउट किया जा रहा है। तो ये जब नालायकों को इस अंदाज में आप रखेंगे तो फिर ये उसके नतीजे निकलेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ुल्करनैन हमारे साथ मौजूद था। ये नाज़रीन आज की बड़ी खबर है कि नैब कानून में जो 6 अक्टूबर को तरमीम की गई थी, तब्दीलियाँ की गई थी, उसके बाद अब एक ऐसी 3 तरमीम मुतारफ़ कराई गई हैं जो शायद जो पब्लिक एट लार्ज के साथ चीटिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बुरी खबर हो सकती है, लेकिन मौजूदा चेयरमैन नैब के लिए अच्छी खबर है। और जो करप्शन के मुल्ज़मान हैं उन्हें ज़मानत हासिल करने के लिए अब आसानी पैदा कर दी गई है कि जितने की करप्शन होगी उतने पैसे नहीं देंगे, बल्कि अब एहतसाब अदालत इसको डिटरमिन करेगी कि कितने पैसे लेके, कितना ज़र ज़मानत लेके मुल्ज़मान को ज़मानत देनी है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नई खबर के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।